अपॉन Na प्लस। तो ये अब यहाँ पे ना मैंने एक चीज बोली थी कि बच्चे नोटिस नहीं करते कि यहाँ पे जो P है ना वो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का मतलब है कि अगर आप दो गैसेस डिसॉल्व कर रहे हो तो ए गैस की सोल्यूबिलिटी ए गैस के प्रेशर पर डिपेंड करेगी ना, यानी कि ए गैस के प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगी, मतलब ए के पार्शियल प्रेशर पर, टोटल प्रेशर पर नहीं डिपेंड करेगी। अब कई बार बच्चे ध्यान ही नहीं देते कि पी पार्शियल है कि टोटल है। उसमें पता है गलती क्या होती है, जब कभी न्यूमेरिकल में आपको टोटल प्रेशर गिवन होगा, जिसको पता ही नहीं होगा वहां गिवन है टोटल प्रेशर इज 180 m, वो सोचेगा प्रेशर है, वो यही वैल्यू पुट कर देगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में प्रेशर कौन सा दे रखा है, टोटल, बट हमें यहाँ पे प्रेशर कौन सा लेना है, 90% पार्शियल ही गिवन होगा। दिस इज ओनली फॉर 10%। जब टीचर क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ द बॉक्स डालना चाहता है, मुश्किल डालना चाहता है, तो वो जानबूझ के प्रेशर टोटल दे देगा। तो अगर बच्चे को क्लैरिटी होगी कि नहीं, हेनरी लॉ के जो इक्वेशन है उसमें स्मॉल p टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पार्शियल। जिस गैस की सोल्यूबिलिटी चेक कर रहे हैं उसके प्रेशर की बात हो रही है, तो फिर वो सोचेगा कि मैं कैसे टोटल प्रेशर को पार्शियल प्रेशर में कन्वर्ट करूं। सोचेगा भी तो तभी ना कि टोटल प्रेशर को मुझे किस में कन्वर्ट करना है हरमन, पार्शियल प्रेशर को। जब उसको पता होगा ना कि यहाँ पर पी रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, पार्शियल प्रेशर को। जिसने हाफ हार्टेडली पढ़ा कि पी इज प्रेशर, उसने सोचा ही नहीं आज तक इज इट टोटल और इज इट पार्शियल, वो तो क्वेश्चन गलत ही करके आएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब बच्चे न्यूमेरिकल्स गलत करते हैं तो इस वजह से गलत करते हैं कि उनको इक्वेशन ही पूरी नहीं पता होती। तो आपको पहले जब आप इक्वेशन हेनरी लॉ की याद कर रहे हो ना, उसमें आपको हर टर्म की क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर आप बोल रहे हो कि हेनरी लॉ की इक्वेशन क्या है, P इक्वल्स टू KH इंटू XB, तो यहाँ पे P प्रेशर ऑफ द गैस है, टोटल प्रेशर नहीं है। कौन सा प्रेशर है, एंड आई एम सेइंग कि 90% पार्शियल ही गिवन होगा, तो आपको ज्यादा कोई एफर्ट्स लगाने नहीं पड़ेंगे कि हाँ कि मेरे को पार्शियल कन्वर्ट करना है। बट 10% में अभी एक कल मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे हेनरी लॉ के, प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस फ्रॉम प्रदीप, तो उसकी थर्ड प्रॉब्लम, आज तक मैंने जितने भी बैचेस पढ़ाए हैं हर बार मुझे पता होता है कि ये डाउट आएगा, वो आता है डाउट। और वही क्वेश्चन पटेल में आया था जो उनके हाफ यूटीज हुए थे जो 20 मार्क्स वाले, तब भी बच्चों से नहीं हुआ था। तो उस क्वेश्चन को हम स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे लेकिन लास्ट में, ठीक है। पहले हम बाकी नॉर्मल क्वेश्चन से तो कंफर्टेबल हो जाए, ये ना हो कि टफ के चक्कर में हमें इजी ना हो, ठीक है। तो पहले इजी वाले क्वेश्चन के लिए इक्वेशन याद कर लो। क्या है इक्वेशन, P इक्वल टू KH इंटू XB, वेयर P इज टोटल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, KH इज हेनरी का कांस्टेंट एंड व्हाट इज XB, मोल फ्रैक्शन। हाउ डू वी कैलकुलेट इट, NB अपॉन Na प्लस। मुझे पता है कई लोग 11th अच्छे से नहीं करके आए हैं, तो इट्स ओके। मैं कभी भी ये ऐसा पढ़ाती ही नहीं हूँ कि XB पता ही होगा तुम्हें, नहीं पता ना तो अभी याद कर लो कि XB मोल फ्रैक्शन है। और जिनको नहीं पता कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते थे, तो मैंने 10 बार बता दिया कि XB कैसे निकालते हैं, NB अपॉन Na प्लस NB। जिसकी मोल फ्रैक्शन है B की है, गैस B की है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, कमल नीचे क्या आते हैं, टोटल Na प्लस NB। ओके, अब हम आगे चलते हैं। कल मैंने इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए थे, ठीक है। तो जो बच्चे नहीं आए न्यूमेरिकल्स में मैं बाद में आती हूँ, पहले मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देती हूँ ताकि जिनका कल वाला मतलब कल वालों को ऐसे ना लगे कि बिल्कुल क्लास रिपीट हो रही है। तो आज हम पहले ना हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। थ्योरेटिकल टॉपिक है बट आता है एग्जाम में, स्पेशली मुकत में तो एप्लीकेशंस बहुत फेवरेट है। मुझे पता है नहीं, आई डोंट नो व्हाई, बट दे डू गिव वन क्वेश्चन कि गिव द एप्लीकेशंस ऑफ, जो भी लॉ आता है उसकी एप्लीकेशंस आती हैं। और हेनरी लॉ तो वैसे इतना फेमस है, तो आई कैन गेस कि अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो एप्लीकेशंस पूछी जा सकती हैं। पहली एप्लीकेशन तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि हेनरी लॉ ने बोला कि जितनी भी कार्बोनेटेड बेवरेज होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, उनको हाई प्रेशर पर बंद किया जाता है। किस पे बंद किया जाता है, ताकि सोल्यूबिलिटी गैस की ज्यादा रहे, चाहे ताकि कोल्ड ड्रिंक में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जा रही है उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा रहे। इसीलिए कार्बोनेटेड बेवरेज को नवजोत कैसे बंद किया जाता है, अंडर, हाँ। अब इसका क्या प्रूफ है कि हाँ वो हाई प्रेशर पर ही बंद कर रहे हैं, इसका ये प्रूफ है कि जैसे आप खोलते हो, जैसे घर में आके आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ओपन करते हो तो एकदम से गैस बाहर निकलती है,
थोड़े से बबल्स निकलते हैं ना, फिज निकलती है ना, वो इस बात को प्रूव करी है कि वो गैस जबरदस्ती हाई प्रेशर पर थी अंदर। जैसे ही तुमने ढक्कन खोला, प्रेशर रिलीज किया, तो सोल्यूबिलिटी कम होने लगी, गैस की सोल्यूबिलिटी क्या होने लगी, कम, जिस वजह से वो बाहर आने लगी। तो द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ इज इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेज। कौन कौन सी कार्बोनेटेड बेवरेज? लाइक सोडा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, लाइक सोडा वाटर एंड ऑल अदर। अब इसमें आप यही एक्सप्लेन करोगे कि व्हेन दे आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर, ताकि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाए, बट एज द bottle is opened, the bubbles start coming out, which shows that जैसे ही प्रेशर रिलीज हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, तो जो गैस अंडर हाई प्रेशर डिसॉल्व हुई थी वो बाहर आने लगी है। सिंपल एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन इज क्लियर। कमिंग टू सेकेंड एप्लीकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड एप्लीकेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको एप्लीकेशन ना आई तो एनोक्सिया सिंपल आ जाएगा क्वेश्चन में कि डिफाइन एनोक्सिया। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एनोक्सिया है क्या। तो मैंने बताया था कि जैसे ना हम कभी तो माउंटेन्स पे गए हो या कभी हिल्स पे गए हो, तो हम थोड़ी देर बाद हाँफने लगते हैं, ऐसे सांस चढ़ने लगती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वहां पे प्रेशर लेस रहता है। वहां पे प्रेशर क्या रहता है? अब हेनरी लॉ ने क्या कहा था कि प्रेशर कम तो सोल्यूबिलिटी भी कम। किसकी सोल्यूबिलिटी? ऑक्सीजन गैस की। किसकी किसकी सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी? जब आप पहाड़ों पे जाओगे, प्रेशर कम होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कम ऑक्सीजन जाएगी। अगेन हेनरी लॉ, लो द प्रेशर लेस द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी कम होगी तो हमारी बॉडी में भी तो ऑक्सीजन क्या जाएगी? कम, जिस वजह से हमें ब्रेथलेसनेस होगी। बट यू नो व्हाट, अगर कई लोग माउंटेन पे जाके रहने लगे, जैसे कोई माउंटेनियर्स होते हैं जो ज्यादा टाइम वहां रहने लगते हैं, तो उनको तो काफी देर तक उनकी बॉडी में कम ऑक्सीजन जाती है, उनकी ब्रेन में भी कम ऑक्सीजन जाती है, तो उनको ना थोड़ी सोचने में भी प्रॉब्लम आती है। दे स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज इन विच दे आर नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली। कुछ टाइम के लिए जो वहां पे जाके रहने ही लग जाते हैं। दिस डिजीज इज नोन एज व्हाट इज एनोक्सिया। पीपल लिविंग एट माउंटेन्स, है ना, जो लोग वहां रहने लग जाते हैं, तो ड्यू टू द लेस प्रेशर, वहां पे लेस प्रेशर होता है, तो लेस प्रेशर होगा तो सोल्यूबिलिटी ऑक्सीजन की लेस होगी या हाई होगी? लेस ही होगी ना। कम प्रेशर कम सोल्यूबिलिटी, तो उनकी बॉडी में भी कम ऑक्सीजन जाएगी, उनकी बॉडी में भी कम ऑक्सीजन जाएगी, तो जिसकी वजह से उनके ब्लड में कम ऑक्सीजन जाने की वजह से दे विल स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज इन विच दे आर नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली। तो तुम क्या लिखोगे? What is anoxia? People living at high altitudes or the climbers, they are not able to think properly due to less oxygen, due to less solubility of oxygen at low pressure. Low pressure क्यों है? क्योंकि high altitudes में pressure रहता ही क्या है? लो होता है। इतना तो आपने सुना ही होगा कि जैसे जैसे आप हाई हिल्स पे जाते हो, माउंटेन्स पे जाते हो, वहां पे एयर प्रेशर क्या होने लग जाता है? कम। कम एयर प्रेशर होने की वजह से जो वहां पे रहने ही लग जाते हैं, दे स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज विच इज नोन एज एनोक्सिया। ठीक है, तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर मान लो एग्जाम में व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ नहीं भी आया, अकेला आ जाता है कई बार, डिफाइन एनोक्सिया, तो एनोक्सिया की डेफिनेशन जो मैं आपको लिखवाऊंगी, आपने प्रॉपरली वही डेफिनेशन लिख के आनी है। दैट पीपल लिविंग एट हाई ऑल्टीट्यूड और द क्लाइंबर्स, दे आर नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एट लो प्रेशर, एंड दिस डिजीज इज नोन एज एनोक्सिया। क्लियर है? इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ कमिंग टू द थर्ड एंड द लास्ट एप्लीकेशन। अब पहले तो हम माउंटेन्स में गए, अब हम स्कूबा डाइविंग, मतलब हम डाइव करेंगे, अब हम नीचे जाएंगे। अब नीचे जाने में क्या प्रॉब्लम आती है? अब आप कहोगे ठीक है मैम, ऊपर जाने में तो प्रॉब्लम इसीलिए आ रही थी कि प्रेशर कम हो रहा था। ऊपर जाने में तो प्रॉब्लम इसीलिए आ रही थी क्योंकि माउंटेन्स पे प्रेशर क्या हो रहा था? कम। अब डाइव, जब डाइवर्स डाइव करते हैं ना, मतलब अंडर वाटर जाते हैं, तो वहां प्रेशर हाई हो जाता है। जैसे ऊपर जाने से प्रेशर क्या होता है? लो। तो अंडर द वाटर ये देखा गया है कि एयर प्रेशर क्या होता है? हाई। अब आप कहोगे कि मैम लो प्रेशर से तो समझ आती है कि प्रॉब्लम होती है, प्रेशर कम होगा तो कम ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाएगी। बट डाइव करने से जब प्रेशर बढ़ रहा है, अब क्या प्रॉब्लम आएगी? तो मैं बताती हूँ प्रॉब्लम क्या आती है। होता क्या है कि जब डाइवर नीचे डाइव करने जाता है ना, तो वो अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको नीचे जाके सांस लेनी है, तो अंडर द वाटर अपने आप तो सांस ले नहीं पाएगा, तो उसके लिए वो क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन सिलेंडर। अब ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या रहता है? ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% एंड द अदर गैसेस।
मतलब जो नॉर्मल कंपोजिशन एयर में होती है वो सारी ऑक्सीजन थोड़ा होती है 21%। आपको पता ही है हम जो एयर ब्रीथ करते हैं उसमें नाइट्रोजन भी होती है, दैट इज 78%। अब होता क्या है कि नॉर्मल जब हम अर्थ पे होते हैं ना तो हमारी बॉडी ऑक्सीजन को डिसॉल्व करती है, नाइट्रोजन को नहीं करती, क्योंकि नॉर्मल प्रेशर पे ना नाइट्रोजन की सोल्यूबिलिटी बहुत कम रहती है। नॉर्मल प्रेशर पर नाइट्रोजन की सोल्यूबिलिटी क्या रहती है, और हमें नाइट्रोजन चाहिए भी नहीं। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही डाइवर अंदर जाएगा, हाई प्रेशर पर उसने सिलेंडर कैरी करा हुआ है, तो उसकी बॉडी ऑक्सीजन तो डिसॉल्व करेगी करेगी, नाइट्रोजन भी डिसॉल्व करने लग जाएगी। आप कहोगे क्यों मैम, नाइट्रोजन की तो सोल्यूबिलिटी लो थी। नाइट्रोजन की सोल्यूबिलिटी लो थी अर्थ के सरफेस पे, लेकिन जैसे डाइवर अंदर गया अंडर द वाटर, जहां पे प्रेशर क्या हो गया, हाई, नहीं नीचे जाके प्रेशर कम नहीं होता, नीचे क्या होता है प्रेशर, तो जैसे प्रेशर हाई हुआ तो गैसेस की सोल्यूबिलिटी बढ़ने लगी। गैसेस की सोल्यूबिलिटी क्या करने लगी, तो ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी बढ़ गई, वो तो अच्छी बात है, ऑक्सीजन तो उसको चाहिए चाहिए। नाइट्रोजन गैस जो यूजुअली लेस सोल्यूबल गैस है, अभी नहीं बनाएगी, अभी तो नाइट्रोजन अंदर चली गई उसकी बॉडी के अंदर, अभी तो चली गई, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर चली भी गई बॉडी के अंदर तो नाइट्रोजन इज इनर्ट गैस, उसने कोई दिक्कत नहीं करनी। लेकिन अब क्या होगा, अब जैसे डाइवर एकदम से ऊपर आएगा, अब जैसे डाइवर एकदम से अर्थ के सरफेस पे आएगा, तो जो नाइट्रोजन गैस उसकी बॉडी के अंदर गई थी अंडर हाई प्रेशर, अब वो वापस से नॉर्मल प्रेशर पर आ गया। अब वही नाइट्रोजन गैस उसकी बॉडी से एकदम से बाहर आने लगेगी, मतलब उसके उसके जो ब्लड टिश्यूज होंगी, उसकी ब्लड टिश्यूज में से जैसे ही नाइट्रोजन बाहर निकलेगी तो उसके ब्लड टिश्यूज में होल्स होने लग जाएंगे, जिस डिजीज को बेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड इट्स अ वेरी पेनफुल डिजीज। मतलब आपको ऐसे नॉर्मल लग रहा होगा, अगर डाइवर एकदम से बाहर आएगा ना, तो जो नाइट्रोजन गैस उसकी बॉडी के अंदर गई हुई थी अंडर द वाटर, वो एकदम से बाहर आने लगेगी, क्योंकि अब तो डाइवर बाहर आ गया है ना, अब तो वो नॉर्मल प्रेशर पर आ गया। तो नॉर्मल प्रेशर पर तो नाइट्रोजन की सोल्यूबिलिटी हाई होती ही नहीं है, तो वो नाइट्रोजन गैस जो जबरदस्ती उसकी बॉडी के अंदर गई थी अंडर हाई प्रेशर अंडर द वाटर, इट विल स्टार्ट कमिंग आउट। अब जैसे ही वो बाहर आने लगेगी, आप देख सकते हो उनकी बाजू पे लाल लाल रंग के चपटे बन जाते हैं, मतलब इस डिजीज में दे लाल लाल रंग के चपटे बन जाते हैं, एंड दिस पेनफुल डिजीज इज नोन एज बेंड्स। इसको क्या बोला जाता है, बेंड्स। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है या तो डाइवर आराम से आए ऊपर, मतलब एकदम से बाहर आएगा, एकदम से नाइट्रोजन बबल्स बनाती हुई बाहर आएगी आपकी बॉडी से, तो ज्यादा पेनफुल प्रॉब्लम होगी। मतलब एक्सट्रीम केस में तो डाइवर में डाई, एक्सट्रीम केसेस में तो डाइवर डाई भी कर जाते थे। तो अब उन्होंने तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करा है कि नाइट्रोजन की परसेंटेज कम करके उसकी जगह हीलियम डाल दिया। जो ऑक्सीजन सिलेंडर वो कैरी करते हैं उसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज कम करके उसकी जगह कौन सी गैस डाल दी है, हीलियम का ये एडवांटेज रहता है, हीलियम लो प्रेशर पर भी डिसॉल्व नहीं होती और हीलियम हाई प्रेशर पर भी डिसॉल्व नहीं होती, ये बहुत ही लेस सोल्यूबल गैस है। हीलियम की जो नेचर है वो ऐसी है कि अगर आप उसको अंडर द वाटर भी लेके चले जाओगे हीलियम को, हीलियम अंडर द वाटर हाई प्रेशर पर भी डिसॉल्व नहीं होगी, क्योंकि दैट इज अ वेरी वेरी लेस सोल्यूबल गैस। वैसे पता कैसे लगता है कि कोई गैस लेस सोल्यूबल होगी, तो कल मैंने ये चीज भी आपको बताई थी कि जो KH की वैल्यू होती है, जो ये फॉर्मूला था, तो कल जो बच्चे आए थे मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मैं KH दूसरी साइड ले जाऊं तो XB जो कि सोल्यूबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है वो KH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिन गैसेस की KH की वैल्यू हाई होती है वो लेस सोल्यूबल गैस होती हैं। ये कल मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जो बच्चे नहीं आए थे, कि जिन गैसेस की KH की वैल्यू क्या रहती है वो लेस। अब तुम देखो हीलियम के लिए KH की वैल्यू कितनी दे रखी है, कितनी ज्यादा, तो ये लो सोल्यूबल गैस है। ये कैसी गैस है, तो अगर आप इसको सिलेंडर में लेके चले भी जाओगे अंडर दी वाटर, जहां प्रेशर हाई भी हो जाएगा, हीलियम इतनी बेशरम है वो कहेगी मेरे को तो डिसॉल्व नहीं होना, चाहे तुम प्रेशर लो रखो चाहे तुम प्रेशर हाई रखो। तो हमारा एडवांटेज हो गया कि डाइवर को प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो हाउ मेनी एप्लीकेशंस वी हैव डन ऑफ हेनरीज लॉ। सबसे पहली एप्लीकेशन क्या थी, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेज सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक है, सेकंड क्या थी, एनॉक्सिया। थर्ड क्या थी, बेंड्स। फटाफट पहले लिख लो फिर आगे चलते हैं, फटाफट लिखो एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। और हरमन और दिव्यांश, मुझे आज बिल्कुल प्रॉपर नोट्स चाहिए, ये ना हो कि आज बेटा एप्लीकेशन लिखवाई नहीं थी मैंने, चलो जिन्होंने लिखी हुई है फिर वो रहने दो, बट आई डाउट कि तुमने लिखी भी हुई है।
लिखा हुआ है? फिर हाँ, लिमिटेशंस के बाद थी ना एप्लीकेशन। अच्छा ओके, तो मैंने कल मैंने हेनरीज लॉ लिखवाया था। कल मैंने हेनरीज लॉ बिल्कुल ही नहीं लिखवाया ना, तो फिर थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही लिख लेते हैं। लिखो जरा। बट मैंने आधे बच्चों ने लिखा हुआ है ना। क्या करें हम? कितने बच्चों ने लिखा हुआ है ये टॉपिक? यू, आप दोनों ने। हरमन तूने भी लिखा हुआ है? हाँ, लिमिटेशन के बाद एक पेज ही एप्लीकेशन। हाँ 2 पेज हैं। चलो मेरी बात सुनो, मैं काम करूंगी, पीडीएफ भेज दूं, सब इकट्ठे लिख लेना। फिर ऐसे आधों ने लिखा हुआ है आधों ने नहीं लिखा हुआ, तो मैं एक पीडीएफ शेयर करूंगी, वो तुमने हेनरी लॉ की पूरी लिख के आनी है ना। सिर्फ 2-3 पेज ही हैं, उसमें एप्लीकेशन थ्योरेटिकल टॉपिक है, लिख लेना। वैसे मैं क्लास में ही लिखवाऊंगी, लेकिन अब क्योंकि आधे बच्चों ने लिखा हुआ है तो फिर हम कर लेते हैं, ठीक है? ये लिख लेना। आगे चलें। अच्छा, स्कूबा डाइविंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब उन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन को कौन सी गैस से रिप्लेस कर दिया? ये क्वेश्चन आपको आ सकता है उसमें, क्या कहते हैं, एमसीक्यू में, दैट विच गैस इज रिप्लेसिंग द नाइट्रोजन, तो हीलियम इज द आंसर। उसके बाद ये न्यूमेरिकल हमने कर लिया था, और ये न्यूमेरिकल भी हमने कर लिया था कल। दिस ऑल्सो वी डिड, ये भी हो गया था, ये दिस ओके। एक ये न्यूमेरिकल करके देखते हैं, फिर मैं आपका डाउट लेती हूँ, फिर हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल खत्म हो जाएंगे। अब जिन्होंने कल वाले हेनरी लॉ न्यूमेरिकल नहीं करे उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, फिर मैं तुम्हारे लिए वो अलग से एक बार देख लूंगी कैसे सेशन करना, पर जितना समझ आएगा करते हैं, ठीक है? लेट्स सी दिस न्यूमेरिकल ऑफ हेनरीज लॉ। H2 as a toxic gas with rotten egg-like smell is used for the quantitative analysis of the solubility. अब यहाँ पर आपको जो सोल्यूबिलिटी दे रखी है H2S गैस की, वो दे रखी है 0.195 स्मॉल एम। स्मॉल एम का क्या मतलब है? मोलैलिटी। स्मॉल एम का मतलब होता है मोलैलिटी। कैलकुलेट हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट हमें निकालना है एट एसटीपी। अब एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना लेना होता है? हाँ, 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटीएम, ठीक है? अब सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे आपको प्रेशर डायरेक्टली दिया ही नहीं हुआ। अब आधे बच्चे तो ढूंढते ही रह जाएंगे कि यार प्रेशर ही नहीं गिवन। हमारी जो इक्वेशन है P इक्वल्स टू KH इंटू XB, उसमें हमें प्रेशर तो चाहिए। अब आधे बच्चे तो इस क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, कि प्रेशर नहीं दे रखा, बट यहाँ पे वर्ड पढ़ो, यहाँ पे आपको क्या वर्ड गिवन है? STP। तो STP का क्या मतलब होता है? ये थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन हैं, तो क्योंकि कल हमने तो सिंपल वाले करते हैं, हम थोड़े से हाई वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। हाई में भी क्या है, बस आपको थोड़ा सा विजिलेंट होना है, आपको थोड़ा अलर्ट रहना है कि मुझे प्रेशर नहीं गिवन, ऐसा हो तो सकता नहीं है। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो कि कहीं ना कहीं प्रेशर गिवन होगा। तो जैसे ही आप ध्यान से पढ़ोगे कि आपको ये सॉल्युबिलिटी किस पे दी हुई है? STP पे। तो व्हाट इज STP? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और जिन लोगों को नहीं पता स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, 1 atm, बट ये तो टोटल होगा। ये तो जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर, या एक मिनट, दिस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज if the solubility of HTC, हाँ H2S at STP, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, टोटल प्रेशर है। चलो ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास दो मुश्किलें हैं। KH की वैल्यू तो आपको निकालनी है, प्रेशर टोटल है, चलो उसको भी पार्शियल में कैसे बदलेंगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सोल्यूबिलिटी होती है, हमारे हेनरी लॉ में सोल्यूबिलिटी कौन रिप्रेजेंट करता है? XB। बट हमें सोल्यूबिलिटी दे तो रखी है, बट किस में दे रखी है? मोलैलिटी में। हमारी हेनरी लॉ इक्वेशन जो हम याद करके आए हैं, जो पॉपुलर फॉर्म है, दैट इज नवजोत P इक्वल्स टू KH इंटू XB। मतलब ये बात हमें बिल्कुल क्लियर है कि हमारी इक्वेशन में जो सोल्यूबिलिटी है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय XB। मतलब हमें तो मोल फ्रैक्शन दी होनी चाहिए थी
एक्स भी दी होनी चाहिए थी। उन्होंने क्वेश्चन को मुश्किल कैसे बना दिया, उन्होंने सोल्यूबिलिटी दे तो दी बट किस में दे दी, मोलालिटी में। अब मैंने जिन बच्चों ने मेरे पास स्टार्टिंग वाला लेक्चर लगाया था, वो स्टार्टिंग मोलालिटी वाला, तो मैंने ना एक फॉर्मूला दिया था कि कभी भी अगर आपको मोलालिटी गिवन हो बट आपको चाहिए क्या हो, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन में आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब आप कहोगे कि मैम व्हाट इज दिस, आपने तो मोल फ्रैक्शन का ये फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ओवर Na प्लस Nb। मैंने तो आपको मोल फ्रैक्शन का शुरू से ये फॉर्मूला बता रखा है, तो ये फॉर्मूला कैसे आया? देखो मोलालिटी भी क्या होती है, मोलालिटी जिनको नहीं पता, मोलालिटी यही होती है नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर आप Nb की जगह m ले सकते हो, मतलब इस क्वेश्चन में जैसे आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए थी तो आपको Nb तो दे नहीं रखा था बट Nb की जगह आपको मोलालिटी दे रखी थी, तो आप Nb की जगह मोलालिटी की वैल्यू पुट कर सकते हो। बट अगर आप Nb की जगह मोलालिटी की वैल्यू पुट कर रहे हो तो आप ये अज्यूम करके चल रहे हो कि A वाटर 1 kg है और 1 kg में हमेशा कितने मोल्स होते हैं वाटर के, 55 पॉइंट, जिनको नहीं पता ये मैं कितनी बार बता चुकी हूँ कि मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। 1 kg मतलब गिवन मास 1000 ग्राम हो गया और वाटर का मोलर मास कितना होता है। तो ये आपको कहीं शो करके नहीं दिखानी, मैं ये 2-3 क्लासेस में से आपको बता रही हूँ कि ये चीज रट लो कि अगर आप वाटर 1 kg लेते हो तो बाय डिफॉल्ट उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाते हैं वाटर के, 55 पॉइंट। तो तुमने इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दिया। और मैक्सिमम टाइम्स बच्चों को नहीं आता होता कि यार मोलालिटी दे रखी है, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालें, क्योंकि बच्चों को तो मोल फ्रैक्शन का हमेशा कौन सा फॉर्मूला याद होता है, Nb अपॉन Na प्लस। तो आज क्लास के साथ जाते हुए एक फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन का और भी याद करके जाओ कि अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है बट हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने की कोई, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले, ना गिवन मास गिवन है ना मोलर मास गिवन है, तो हम Nb अपॉन Na प्लस Nb वाला फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकते। तो हम हरमन क्या कर सकते हैं कि Nb की जगह ही क्या लिख लेंगे, मोलालिटी। Nb की जगह ही क्या लिख लेंगे, तो अगर तुम Nb की जगह मोलालिटी लिख रहे हो तो उस वक्त Na की वैल्यू कितनी ले लेनी है, 55 पॉइंट। तो ये एक दूसरा फॉर्मूला ही बन गया, एक फॉर्मूला ही याद कर लो फॉर एवर कि अगर हमें मोलालिटी गिवन हो बट हमें निकालनी मोल फ्रैक्शन हो तो व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज मैनी स्टूडेंट्स विल नॉट नो दिस फॉर्मूला, लेकिन आप याद कर लो कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोलालिटी अपॉन 55.5 प्लस मोलालिटी। मोलालिटी की वैल्यू देखो कितनी गिवन थी, 0.195 ओवर 55.5 प्लस 0.195। तो यहां से आपके पास x भी आ जाएगा जो आपको इक्वेशन के लिए चाहिए। नॉर्मल हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल्स के लिए हमें x भी चाहिए होता है, हमें क्या चाहिए होता है, क्योंकि उसकी इक्वेशन में है ही x भी। व्हाट हैज मेड दिस न्यूमेरिकल टफ कि उन्होंने x भी की जगह मोलालिटी दे दी, उन्होंने x भी की जगह क्या दे दी। अब उन बच्चों के लिए ये न्यूमेरिकल टफ नहीं है जिन्होंने मेरी स्टार्टिंग वाली क्लासेस लगाई थी, क्योंकि मैंने तभी आपको बता दिया था कि गाइस कभी कभार हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी होती है बट दी मोलालिटी होती है एंड 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू डू दिस, क्योंकि बच्चों को मोल फ्रैक्शन का वो वाला फॉर्मूला याद होता है, Nb अपॉन Na प्लस Nb, कि मैं Nb कैसे निकालूंगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। लेकिन कभी कभी हमें गिवन मास दिया ही नहीं, वहां में तो मोलालिटी दे रखी है। तो बहुत आसान है, आप Nb की जगह ऊपर मोलालिटी ले लो, नीचे भी Nb की जगह मोलालिटी ले लो, लेकिन जब आप Nb की जगह मोलालिटी ले रहे हो इसका मतलब Na की वैल्यू बाय डिफॉल्ट कितनी हो जाएगी, 55 पॉइंट। और इसका मैं लॉजिक बहुत बार बता चुकी हूँ कि Na 55.5 क्यों होता है, क्योंकि जब आप वाटर 1 kg लेते हो तो 1 kg में हमेशा वाटर के कितने मोल्स होते हैं, 55.5। आपको कहीं प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना कुछ नहीं भी समझ आता बस फॉर्मूला रट लो कि XB और मोलालिटी का क्या फॉर्मूला है, XB इज इक्वल टू, बोलो नवजोत, M अपॉन 55.5 प्लस। अब ये मैं बताऊं, इंटेलिजेंट बच्चे क्वेश्चन ही कर पाएंगे क्योंकि उनको ये रिलेशनशिप ही नहीं पता होता, वो यहीं पे ही अड़ जाएंगे कि यार हमें चाहिए XB, दी मोलालिटी हुई है। लेकिन इफ यू हैव टू स्टैंड आउट, अगर आपको आउट स्टैंड करना है तो जो मैं 1-2 न्यूमेरिकल्स आपको अलग से बताऊंगी आप याद कर लो। नॉर्मल फॉर्मूला तो XB का सबको ही आता होगा, NB अपॉन Na प्लस। हमारा इतना बड़ा दिमाग है कि हम एक अपनी डिक्शनरी में एक और फॉर्मूला नहीं रख सकते, इट्स ऑल माइंड गेम।
अगर हम कहेंगे ना कि मैम पहले इतने फॉर्मूले हैं, आप एक और फॉर्मूला ऐड ऑन कर रहे हो, मैं तो वहीं डिराइव कर लूंगा, डिराइव नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे। इससे बेटर है कि आप एक और फॉर्मूला अपनी डिक्शनरी में याद कर लो कि जब भी मुझे मोल फ्रैक्शन निकालनी है लेकिन मुझे डी मोलालिटी हुई है, तब मैं एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी वाला फॉर्मूला नहीं यूज करूंगा। मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? एम अपॉन 55.5 प्लस एम। हो रहा है ना याद? और जैसे बस फॉर्मूला पता है तो मोलालिटी की वैल्यू तो गिवन थी, बस पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करें, 0.195 ओवर, इसको प्लस करो 55.5 को, अच्छा एक बार मैं करूँ, 596 55.6 कितना आ रहा है? 0.0035। अब ये तो तुमने कैलकुलेटर से करा होगा। तो मैं तुम्हें हमेशा बोलती हूँ कि अब पेपर में तो तुम्हारे पास कैलकुलेटर्स भी नहीं होते, तो तुम थोड़ा स्मार्ट करो। स्मार्ट कैसे कर सकते हैं? 0.19 को 0.20 ले लो। 0.195 इज वेरी क्लोज टू 0.20। 20 लेने से क्या होगा? वो 5 का मल्टीपल बन जाएगा। नीचे तो ऑलरेडी 55.6 है, उसको 55.5 ले लो, रफ में तुम कर सकते हो। इसको 0.6 से 0.5 बनाने का फायदा ये 5 के मल्टीपल हो जाएंगे। अब इसको ना सॉल्व करना आसान है। 20/100, 10, 5, 5, 5, ये 0, 0, 0, 0, 2 अपॉन 5, 5, 5, चलो 5 के टेबल पे से कटा नहीं बाई चांस, तो अब ये 2, 5, 5, 5.0.00, तो हमारे पास ये किस पे जाएगा? 3 पे जाएगा। तो हमारे पास देखो बिना कैलकुलेटर के भी 0.003 आ गया, है ना? लेकिन अगर अब एक्चुअली 0.195 को 55.6 से डिवाइड करने लग गए, पहले तो तुम्हारा खुद ही दिल वो हो जाएगा कि यार 0.195 को 55.6 से कैसे डिवाइड करें। तो अगर आप लिटिल लिटिल अप्रोक्सीमेशन करते हो ना, कि जैसे 0.19 को 0.20 बना लो, वो भी टीचर को मत दिखाना रफ में, टीचर को मत दिखाना। टीचर ने आपने 195 को 0.20 कैसे लिख दिया? अरे तुम्हें फाइनल आंसर से मतलब है ना, फाइनल आंसर तो तुम्हारा भी 0.003 आ रहा है, हमारा भी क्या आ रहा है। तो व्हेन यू आर डूइंग लिटिल बिट कैलकुलेशंस में थोड़ी सी चेंजेस वो अपने रफ में करो। कोई देखने थोड़ा आ रहा है कि रफ में तुमने क्या किया। तो 0.19 को बहुत इजीली 0.20 बना लो। नीचे 55.6 है, अगर 55.6 को 55.5 भी बना लोगे, डू यू थिंक कि कोई आंसर में ज्यादा चेंज आने वाला है? नहीं आने वाला। उससे बस ये होगा कि आपको थोड़ा डिवाइड करना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप सत्यवादी हरिश्चंद्र बनोगे कि नहीं मेरे को तो 0.195 ही लेनी है, उससे तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा, कैलकुलेशंस लंबी होंगी, और मैं तुम्हें बताऊं ऐसी लंबी लंबी कैलकुलेशन में उल्टा तुम गलत ही आंसर निकालते हो। तो इट्स बेटर टू अप्रोक्सीमेट। तो मैं वही कह रही थी कि पॉइंट। अब ठीक है, अब मेरा काम काफी आसान हो गया। अब मेरे पास x भी आ चुका है गाइस। नाउ वी आर ऑलमोस्ट कंप्लीटिंग द न्यूमेरिकल। हमें kh निकालना था, x भी आ चुका है 0.003। अब प्रेशर की फिर प्रॉब्लम आई कि प्रेशर जो गिवन था वो एसटीपी वाला कौन सा था? टोटल। लेकिन यहाँ पे हमें कौन सा प्रेशर चाहिए होता है? कौन सा प्रेशर चाहिए होता है? पार्शियल। तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकलेगा? पार्शियल पार्शियल प्रेशर कैसे निकलता है? टोटल प्रेशर इनटू द मोल फ्रैक्शन। जिसकी मोल फ्रैक्शन, मतलब जैसे हमें H2S का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो जितनी H2S होगी इनटू टोटल प्रेशर। ये फॉर्मूला याद कर लो कि जब भी हमें टोटल प्रेशर गिवन हो तो उसको पार्शियल प्रेशर में कन्वर्ट, हाँ आ तो बन जाएगा, बट पहले देख लो। टोटल प्रेशर 1 गिवन था, मोल फ्रैक्शन कितनी आई है? 0.003। तो पार्शियल प्रेशर भी 0.003 आ गया। हाँ KH, और यहाँ पे XB भी 0.003 है, तो ये कट के KH क्या आ गया? 1। तो ये वाला फॉर्मूला भी मतलब आप लिख लेना, क्योंकि ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि जब हमें पार्शियल प्रेशर निकालना होता है तो टोटल प्रेशर को, क्योंकि देखो ना पार्शियल प्रेशर का क्या मतलब है कि उस गैस का कितना प्रेशर। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ, तुम्हारे घर में तुमने 1000 रुपए डोनेशन दी, तुम्हारी फैमिली ने, उसमें तुम्हारी मदर की कॉन्ट्रीब्यूशन थी 800, है ना? 80% थी। अब तुम्हारी मदर की कंट्रीब्यूशन कितनी रही? टोटल 1000 इंटू 80% करोगे तो 800 आ जाएगा। पता लग गया ना कि तुम्हारी मदर ने कितने दिए हैं? 800। वैसे ही जब भी हमें किसी गैस की पार्शियल प्रेशर निकालना होता है तो हमें देखना होता है कि उस गैस की मोल, उसकी गैस की परसेंटेज क्या है। बस यहाँ पे परसेंटेज की जगह हम फ्रैक्शन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं?
फ्रैक्शन। तो जैसे हम टोटल को हम ये देख रहे थे कि अगर टोटल 1000 रुपीज डोनेशन है तो तुम्हारी मदर की क्या कंट्रीब्यूशन है, तो हम 1000 को 80% से मल्टीप्लाई कर रहे थे क्योंकि हमें पता था कि 80% मनी तुम्हारी मदर से आई है। तो जैसे ही तुमने 1000 को 80% से मल्टीप्लाई किया तुम्हें पता लग गया ना कि 800 रुपए तो तुम्हारी मम्मा ने दिए हैं। ऐसे ही जब हमें किसी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना होता है पर हमें दिया क्या होता है, टोटल, तो हमें कैसे पता लगेगा कि उस गैस का प्रेशर कितना है, जो टोटल है उसको उसी गैस की मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। जो टोटल प्रेशर है आप उसको उसी गैस की किससे मल्टीप्लाई कर दो। अब तुम कहोगे कि मैम पैसे तो परसेंटेज से कर रहे थे, एक ही बात होती है, परसेंटेज बाय 100 होती है, फ्रैक्शन बस फ्रैक्शन रेशो की टर्म्स में होती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हर बार नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला सिर्फ उन केसेस में लगेगा जब क्या गिवन होता है, टोटल प्रेशर। वैसे ज्यादातर तो आपको पार्शियल प्रेशर ही गिवन होता है, बस जैसे अभी इस न्यूमेरिकल में हमें एसटीपी दे दिया, एसटीपी तो एयर का होता है, एफटीपी तो किसका होता है, एयर का, पर हमें तो कौन सी गैस का निकालना है, तो हमें तो पार्शियल निकालना है, तो आंसर 1 आ गया। बट समझ आया, इस न्यूमेरिकल में सीखने वाली चीजें बहुत पता लगी। क्या सीखने वाली पता लगी, एक तो हाउ टू कन्वर्ट मोलालिटी इनटू एक्सबी, एक नया फॉर्मूला ये वाला पढ़ा कि कभी कभार हमें मोलालिटी दे रखी हो तो एक्सबी में कैसे कन्वर्ट करना है। एक ये वाला फॉर्मूला समझ आया कि टोटल प्रेशर को पार्शियल प्रेशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई न्यूमेरिकल्स नहीं आते लेकिन उनमें सिखा बहुत कुछ जाते हैं, सिखा इन द सेंस कि कल को कोई और न्यूमेरिकल आ गया बट तुम्हें फॉर्मूले दो फॉर्मूले सीखने को मिल गए। ठीक है, तो ये प्लीज नोट कर लो, क्वेश्चन भी नोट करो, और अगर समझ नहीं आ रहा कैसे करा है तो स्टेप 1 ये है, पहले गिवन लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो सारे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो बच्चा क्लास में कर लेगा उसको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वी आर कवरिंग ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, मुश्किल से आसान। यही क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन भी लिखो तुम्हारे नोट। अच्छी बात है, फिर अब तुम दोबारा फिर पहले वाले बैच में आए हो तो थोड़ा सा तो रेपिटेशन होएगा ना, अच्छी बात है, रिवाइज ही हो रहा है, बस एक आधा लेक्चर और, एक आधा लेक्चर और, देन वी विल बी। अब कल आओगे नहीं, अच्छी बात है, रिवाइज हो रहा है। दिव्यांश तो टॉप कर सकता है लेकिन थोड़ा सा ना एटीट्यूड में कमी है। एटीट्यूड मतलब लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, वो वाला एटीट्यूड नहीं, लर्निंग एटीट्यूड होता है कि मैम हमें तो दोबारा समझने को मिल रहा है, दिस इज सो, हम आते ही नहीं कल, बात ही खत्म। मजाक, मुझे पता तुम कितनी करते हो। तो पहले हमारे पास देखो समझ आ रहा है, स्टेप 1 में हमने ये निकाली है, स्टेप 2 में हमने पार्शियल प्रेशर निकाला है, और स्टेप 3 में फाइनली हमने ये पता लग रहा है कि लिखना कैसे है नवजोत। इफ स्टेप 1 पहले स्टेप 1 लिखना है, फिर क्या लिखना है स्टेप 2, फिर स्टेप 3 में हमने KH निकाला। दो न्यूमेरिकल जो मैंने कल हेनरी लॉ के कराए थे, जो प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस 5 दी हैं, जो 1-2 करवा दिए, इनके बाहर से नहीं आएंगे। हाँ वो तो मैं कराती हूँ वैसे, 1 मिनट रुक। एक मिनट यहाँ पे ना एक चीज एक मेरे को ना ये डाउट लग रहा था, 1 मिनट रुको। इफ द सॉल्युबिलिटी, इसमें ना ये टोटल नहीं ले रहे, 1 मिनट इसको करेक्ट कर लो। ये बोल रहे हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ HTS इन वाटर एट STP, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एयर का नहीं है, इसी प्रेशर पर दे रखी है। ये फॉर्मूला ना यहाँ इधर नहीं लागू होगा, जो आपको प्रेशर 1 है वही लेना है। ये मैं यहाँ पे प्लीज चेंज कर लो, ये मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा था। ये टोटल नहीं है क्योंकि उन्होंने बोला है सोल्यूबिलिटी एट STP, मतलब प्रेशर 1 ATM है बट उसी प्रेशर पर सोल्यूबिलिटी दे रखी है। तो यहाँ पे जब तक टोटल लिखा ना हो, बस तुमने टोटल नहीं लेना, यहाँ पे एक चेंज कर लो प्लीज, यहाँ पे प्रेशर 1 नहीं लेना है, ऐसे तो हर बार KH 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको पार्शियल प्रेशर ही गिवन है, स्टेप 2 आपका यहाँ पे कट जाएगा क्योंकि टोटल जब तक ना लिखा हो। दिव्यांश ये चेंज कर लो, ये प्रेशर H2S का ही है, अनटिल एंड अनलेस टोटल वर्ड नहीं लिखा, अपना दिमाग नहीं चलाना।
यहाँ पे थोड़ा सा मैं भी वो हो गई थी, मुझे लग रहा था कि टोटल प्रेशर है, तो इसका प्रेशर 1 पार्शियली था ये, बस फिर तो कोई ज्यादा तो इजी हो गया। और भी न्यूमेरिकल, एक्स बी की वैल्यू 0.003 आई है, तो के एच का क्या आ गया, आंसर बताना, 1/003, 999 इनका तो कुछ इनका आ रहा है, आर यू श्योर यही आ रहा है? 1/3 तो 0.3 नहीं होता, हाँ 3.3 आ रहा होगा ना, ठीक। और अगर बिल्कुल 0.0035 लें फिर देखना क्या आता है, अगर 1/0.0035 लें, एक मिनट कैलकुलेटर में करके देखना, अगर 1/0.0035 लें तभी यही आ रहा है, ठीक है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया, हरमन हुआ है क्लियर पक्का? वो तो मैं वैसे देख रही थी कि आंसर में ज्यादा फर्क पड़ रहा है कि नहीं, नहीं के एच की यूनिट लिख भी सकते हो, वैसे एटमॉस्फेयर में ही आएगी, जो आप प्रेशर की यूनिट लेते हो के एच की यूनिट उसी में ही आती है। अगर आप प्रेशर बार में ले रहे हो तो के एच की यूनिट भी किस में आएगी, बार में, एटीएम में ले रहे हो तो एटीएम। ये न्यूमेरिकल ट्राई करोगे एक बार? हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द सोल्यूबिलिटी, मतलब हमें हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, 1 × 10⁻⁴ मोल फ्रैक्शन भी दे रखी है, चलो अच्छी बात है, एक्स भी जो हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं वो भी हमें गिवन है, मोलालिटी नहीं गिवन। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, और प्रेशर कितना गिवन है, इसका फ्रॉम एयर, ये एयर डिजोल्व्ड इन, अब ये एयर का प्रेशर है 5, मतलब ये टोटल हो गया, तो सबसे पहले प्रेशर निकाल लो, पार्शियल प्रेशर N2 का, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, तो टोटल प्रेशर 5 है, मोल फ्रैक्शन N2 की 0.8 दे रखी है, तो 4 atm आ गया। अब इसमें हमने पार्शियल प्रेशर क्यों निकाला है, क्योंकि यहाँ पे साफ वर्डिंग से पता लग रहा है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर डिसॉल्व्ड इन 10 मोल्स ऑफ वाटर एंड 5, मतलब ये एयर का 5 एटमॉस्फेयर दे रखा है, बट हमें N2 का निकालना है। चलो अब हमारी इक्वेशन क्या होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू KH इंटू XB, पार्शियल प्रेशर कितना आया 4, KH हमें कितनी गिवन है 1 × 10⁵, और XB को हमें ओपन करके लिखना पड़ेगा NB/NA+NB। अब जो बच्चे कल मेरी क्लास में नहीं आए, तो मैंने कल बताया था कि कभी कभी क्या होता है कि XB की जगह मोल्स पूछे होते हैं, अब XB तो मोल फ्रैक्शन है, XB तो क्या है, इस क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन नहीं पूछी, मोल फ्रैक्शन तो दी हुई है, पूछा क्या हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स जब भी निकालने हैं तो पहले आपको XB को ओपन करना है, XB को आपने क्या करना है, कैसे ओपन करते हैं XB को, NB/NA+, फिर मैंने कहा था कि NA+NB को दूसरी साइड ले जाओ, NA+NB को दूसरी साइड ले जाओ, 1 × 10⁵, यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब जो मैंने कल क्वेश्चन करवाए थे उसमें मैं बोलती थी कि Na की वैल्यू 55.5 ले लो, बिकॉज यूजुअली जब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं तो 1 लीटर में निकालने होते हैं, और 1 लीटर में Na के नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं 55 तो कल हमने जो दो न्यूमेरिकल करे थे दोनों में Na की वैल्यू 55.5 ली थी, बट इसमें तो Na वाटर के नंबर ऑफ मोल्स भी दे रखे हैं, हाउ मच, तो इसमें Na की वैल्यू क्या लेनी है, दोबारा देखो कल हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स करे थे इस तरीके से, जिसमें हम XB को ओपन कर रहे थे NB/NA+NB, और Na+NB किस साइड लेके जा रहे थे, दूसरी साइड, तो दूसरी साइड लेके जाते ही हम यहाँ पे NB को इग्नोर कर देते थे। NB को इग्नोर क्यों करते थे, क्योंकि NB इज वेरी वेरी लेस देन Na। यूजुअली जो हम B डिसॉल्व करते हैं A में, B के नंबर ऑफ मोल्स A से इतने कम होते हैं कि अगर हम किसी छोटी चीज को इग्नोर कर देंगे तो उससे हमारे आंसर पे ज्यादा फर्क
नहीं आएगा। तो एनपी को इग्नोर करते ही एनए की वैल्यू हम कितनी लेते होते थे दिव्यांश? एनए की यूजुअली वैल्यू हम कितनी लेते होते हैं? 55 पॉइंट, जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे 90% 55.5 क्यों लेने होते हैं? क्योंकि हमें सोल्युबिलिटी मोल्स पर लीटर में निकालनी होती है। बट इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, और कितने मोल्स ऑफ वाटर में? 10। तो यहाँ पे एनए गलती से 55.5 मत ले लेना। जब उन्होंने दे ही रखे हैं, जब उन्होंने दे ही रखे हैं कि यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर, 10 मोल्स ऑफ वाटर, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि मोल्स ऑफ वाटर 55.5 मत लो, कितने लो? 10। तो इसको 10 ले लिया। एनबी तो इग्नोर ही करना होता है, पार्शियल प्रेशर 4 था, डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 की पावर 5। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? काट के ये कट जाएगा, 10 की पावर 4 ये ऊपर चला जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? 4 इंटू 10 की पावर। दोबारा देखो, इस क्वेश्चन में हमें KH की वैल्यू गिवन थी, मोल फ्रैक्शन भी गिवन थी, बट हमें नंबर ऑफ मोल्स पूछे थे इन 10 मोल्स ऑफ वाटर, इन 10 मोल्स ऑफ वाटर एंड 5 एटमॉस्फेयर ऑफ एयर। तो एक तो हमें प्रेशर, हमें एयर का टोटल गिवन था, तो सबसे पहले हमने पार्शियल प्रेशर निकाला। सबसे पहले हमने क्या निकाला? पार्शियल। अभी पीछे वाले न्यूमेरिकल में ऑल्दो ये फॉर्मूला यूज नहीं हुआ था, बट मैंने फॉर्मूला बता दिया था कि जब भी हमें टोटल प्रेशर गिवन हो तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं? टोटल इनटू उसी की मोल फ्रैक्शन, टोटल इनटू उसी की। तो हमें नाइट्रोजन की मोल फ्रैक्शन दे रखी थी 0.8 और टोटल प्रेशर 5 दे रखा, तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर कितना आ गया? N2 का 4, जो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। KH की वैल्यू भी गिवन थी, बट हमें XB भी गिवन थी। फिर पूछा क्या था? पूछा था नंबर ऑफ मोल्स। पूछे क्या थे? नंबर ऑफ। तो जब भी हमें नंबर ऑफ मोल्स पूछे जाते हैं, मैंने कल भी बताया था, तब आपको XB को ओपन करना पड़ता है। XB को क्या करना पड़ता है? कैसे ओपन करते हैं गाइस? NB अपॉन, ओपन करते ही हम Na प्लस NB दूसरी साइड ले जाते हैं, Na प्लस NB क्या ले जाते हैं, और Na की वैल्यू यूजुअली हम 55.5 पुट कर लेते हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर में निकालने होते हैं। किस में निकालने होते हैं? बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सिनेरियो अलग था। इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो थे, बट वाटर के कितने नंबर ऑफ मोल्स में? यानी कि Na की वैल्यू स्पष्ट रूप से दे रखी थी कि 10 है। Na की वैल्यू क्लियरली दे रखी थी कितनी है। तो फिर लकीर के फकीर नहीं बनना कि मैम आपने तो 3-4 न्यूमेरिकल करवाए थे, उसमें तो आप हमेशा Na 55.5 लेते थे। ट्रू, बट वहां पे क्वेश्चन भी तो यही होता था ना कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन, और 1 लीटर में Na नंबर ऑफ मोल्स होते कितने हैं? 55 पॉइंट। बट इस क्वेश्चन में तो वो खुद ही बोल रहे हैं दैट यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बट इन 10 मोल्स ऑफ वाटर। वाटर यानी कि Na की वैल्यू में ऑलरेडी कितनी गिवन है? 10। NB को हमेशा क्या करना होता है? इग्नोर। NB को तो हमेशा क्या करना होता है? तो यहाँ पे Na प्लस NB इग्नोर हो गया, Na की वैल्यू 10, 4 पार्शियल प्रेशर P 4 चल रहा है, 4 आ गया, KH की वैल्यू नीचे आ गई। वेरी सिंपल। हाँ, ये जो है प्रेशर N2 में दिया है वो एयर दी 48, तो जो प्रेशर N2 वाला वो एयर में दिया है, वो प्रेशर 48 और फिर जो हमारी KH की वैल्यू दे रखी है वो वाटर में दे रखी है, तो थोड़ा अजीब है। प्रेशर N2 का एयर में है और KH वाटर में दिया है। वो बस वैसे लिखने के लिए होता है, बट यू नो ये KH जो है हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड वाटर, वो हेनरी लॉ कांस्टेंट उसी गैस की है, चाहे इन वाटर ही क्यों नहीं है तो उस गैस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ना। तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो वाटर में दे रखी है, वो उसका एयर में है, वो मतलब वो वैसे हमें कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट ऐसे ही करना है कि ऑलवेज जो भी KH की वैल्यू है वो वाटर वाली लेनी है, और पार्शियल प्रेशर जो एयर वाला है वही लेना है। ठीक है, क्लियर हो गया? हो गया टाइम? 5 मिनट है।